फ्रेंड्स, साइंस विद एस के सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपन जहाँ से कल समाप्त किया था वहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। देखना कल अपना टॉपिक क्या चल रहा था कि राउल्स लॉ। अपने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ में अपन सबसे पहले पढ़ रहे थे कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ। किसके लिए? वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ, ये पढ़ रहे थे। और इसमें अपन ने लास्ट में एक समीकरण ड्राइव कर ली थी, और समीकरण क्या थी? P बराबर P नोट A प्लस एक्स बी कोष्टक P नोट B माइनस P नोट A। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए अपन ने टोटल वाष्प दाब की गणना की थी, और टोटल वाष्प दाब की गणना के लिए अपने पास एक समीकरण आई थी P बराबर P नोट A प्लस एक्स बी P नोट B माइनस P नोट A। ये यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके आगे अपन एक ग्राफ खींचते हैं वाष्प दाब और इसकी मोल भिन्न के मध्य। देखना ये इधर ले लेंगे अपन वाष्प दाब, और नीचे क्या लेंगे? मोल भिन्न। अब देखो ये अपन यहाँ क्या करते हैं, इसमें अपन दो ग्राफ को एक साथ मिक्स करते हैं, जिनमें सबसे पहले इधर वाले में मान लो ये एक पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ क्या होगा? P नोट A मतलब विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। और यहाँ अपने एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ लेंगे P नोट B मतलब विलय का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, और नीचे क्या ले लेंगे? दोनों की मोल भिन्न। सबसे पहले अपन इधर से देखें तो इधर स्टार्टिंग में अपने क्या होगा कि अक्ष A की मोल भिन्न तो कितनी होगी? 1, और अक्ष B की कितनी होगी? 0। उसके बाद जैसे ही अपन, मैं हमेशा क्या है कि B को विलय मानता हूँ और A को विलायक, तो अक्ष B जो मोल भिन्न है वो किसकी है? विलय की। और अक्ष A जो मोल भिन्न है वो किसकी है? विलायक की। ऐसे ही जैसे ही अपन विलायक के अंदर विलय डालेंगे, विलय डालने के बाद अक्ष B की मोल भिन्न 1 हो जाएगी, और अक्ष A की क्या रह जाएगी? 0। फिर ये ग्राफ खींच दो। ये ग्राफ बन गया। एक लाइन यहाँ से ये आ जाएगी। इसको अपन, ये जो ग्राफ की जो रेखा प्राप्त हुई, इसको अपन डिनोट करेंगे PB बराबर P नोट B अक्ष B। मतलब कि विलय की वजह से जो वाष्प दाब है उसकी समीकरण तो किस में आएगी? इस वाली रेखा पर। दूसरा इधर अपन लेंगे PA इज इक्वल टू P नोट A अक्ष A, और जो टोटल दाब विलय और को विलायक में मिलाने के बाद जो विलयन बना, उसका टोटल वाष्प दाब की जो समीकरण होती है P बराबर PA प्लस PB, वो यहाँ डिनोट करेंगे। तो ये अपन एक ग्राफ बनाते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब की गणना से संबंधित। शायद सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब, और दूसरा अपन राउल्स लॉ देखेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ।
दूसरा देखो, यहाँ बस केवल ए लगा दो। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। इसमें देखो अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें क्या था, विलायक भी वाष्पशील था और विलय भी कैसा था, वाष्पशील था। लेकिन अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, इसका क्या मतलब है कि विलायक तो इसमें वाष्पशील है लेकिन जो अपन विलय डाल रहे हैं वो क्या है, अवाष्पशील। अब अगर विलय अवाष्पशील है, विलय क्या है, अवाष्पशील है, इसका मतलब कि अवाष्पशील विलय को विलायक में डालने पर जो विलयन बना, उस विलयन में इस विलय की वजह से कोई आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा, कोई आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल इस प्रकार के विलयन में जो वाष्प दाब होगा वो केवल द्रव विलायक की वजह से होगा। किसकी वजह से, द्रव विलायक की वजह से होगा। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलायक जिसके अंदर अवाष्पशील विलय मिला हुआ है। और अवाष्पशील विलय मिला हुआ है इसका मतलब उस विलयन का जो टोटल वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, द्रव विलायक की वजह से। द्रव विलायक को हमेशा मैं ए अवयव मानूं और विलय को हमेशा क्या मानूंगा, बी। क्योंकि विलय की वजह से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विलय तो क्या है, अवाष्पशील है। आप चाहे कितना ही गर्म कर लो उसकी वाष्प बनेगी नहीं, वाष्प बनेगी नहीं तो वाष्प दाब कहाँ से क्रिएट होगा, नहीं होगा। वाष्प केवल किसकी बनेगी इस प्रकार के विलयन में, द्रव विलायक की। तो वाष्प दाब केवल किसकी वजह से जनरेट हुआ, द्रव विलायक की वजह से। तो इस प्रकार के जो विलयन के लिए राउल्स ने बताया कि इस प्रकार के विलयन का जो वाष्प दाब होता है, टोटल वाष्प दाब, वो केवल द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के समान होता है। किसके समान होता है, द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के समान। जबकि अपने पीछे जो टॉपिक पढ़ा था कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब या वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स लॉ, उसमें जो अपने वाष्प दाब की गणना की थी उसमें साफ राउल्स ने बताया था कि इस प्रकार के विलयन के लिए जो टोटल वाष्प दाब होगा वो विलय और विलायक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। जबकि इसमें विलय कैसा है, इसमें तो विलय अवाष्पशील है, इसलिए किसके बराबर होगा, केवल द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। देखो राउल्ट के अनुसार इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब, इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब, इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित द्रव विलायक ए के आंशिक वाष्प दाब के समान होगा, के समान होगा। और अपन विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसको किससे लिखते हैं, पी ए से लिखते हैं क्या, पिछली क्लास में देखा था ना अपन ने, किससे लिखते हैं, पी ए से। और विलय के आंशिक दाब को किससे लिख रहे थे पिछली क्लास में, पी बी से। तो अतः विलयन का वाष्प दाब, अतः विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब टोटल विलयन का टोटल वाष्प दाब किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं ना। तो P बराबर केवल किसके समान होगा, विलायक के आंशिक वाष्प दाब के समान होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए। किसके समान होगा, पी ए। और चूंकि अपन जानते हैं कि पी ए
बराबर क्या होता है, पी नोट ए और अक्स ए। पिछली क्लास में अपन ने देखा था ना कि विलायक की जो मोल भिन्न है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था ना कि जो विलायक की जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, और समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो पी ए बराबर क्या आ जाता है, पी नोट ए अक्स ए, समानुपाती स्थिरांक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विलायक का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब। तो ये समीकरण अपन ने पढ़ी थी ना पिछली क्लास में कि कैसे आती है। तो अपन क्या होता है, चूंकि पी ए बराबर पी नोट ए अक्स ए, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 में पी ए की जगह ये मान रख देंगे, ये मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पी बराबर पी नोट ए अक्स ए, क्या आ जाएगा, P बराबर पी नोट ए अक्स ए। और अपन ये जानते हैं कि अगर कोई विलयन है उसमें जितने अवयव मिले हुए हैं उन सब अवयवों की जो मोल भिन्न है उसका योग कितना होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और इस प्रकार के विलयन में कितने अवयव हैं, एक तो विलेय है और एक विलायक है, 2 ही है ना। और विलेय को अपन हमेशा बी से लिखते हैं और विलायक को हमेशा किससे लिखूंगा, ए से। तो नीचे क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। हम जानते हैं कि अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1। ये बात अपन ने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। तो अक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अक्स बी। अक्स ए बराबर ही क्यों लिया, क्योंकि अपने को यहां से मान उठा के समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण 2 में केवल कौन सी टर्म है, एक्स ए, इसलिए एक्स ए के बराबर ही तो लेंगे ना, तभी तो विलेय की जो मोल भिन्न है वो बचेगी। अरे तभी तो विलेय की मोल भिन्न बचेगी। तो देखो समीकरण 2 में अक्स ए का मान रखने पर, अक्स ए का मान रखने पर, और अक्स ए का मान रखने पर क्या हो जाएगा, इस समीकरण में देखो P बराबर पी नोट ए तो ऐसा का ऐसा, और अक्स ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस अक्स बी, तो क्या जाएगा 1 माइनस अक्स बी। और 1 माइनस, अब ये जो कोष्टक को अपन सोल्व करेंगे, कल बात की थी कोष्टक को कैसे सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, P बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए अक्स बी। ये समीकरण आ गई। क्या समीकरण आ गई, P बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए अक्स बी। कैसे आई, पी नोट ए को एक बार 1 से गुणा करेंगे तो पी नोट ए, एक बार पी नोट ए को किससे गुणा करेंगे, अक्स बी से, तो क्या आ जाएगी पी नोट ए अक्स बी। आगे देखो कैसे सोल्व करेंगे इस समीकरण को। बस स्टेप वाइज स्टेप चलते रहो, समीकरण अपने आप सोल्व होती जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो यहां तक आ गए अपन कि P बराबर क्या आ गया, पी नोट ए माइनस पी नोट ए अक्स बी, यहां तक आ गए। अब देखो अगर मैं पी नोट ए अक्स बी को इधर लेके जाऊं बराबर के दूसरी साइड, तो ये इधर माइनस का है ना, तो इधर जाते कैसा हो जाएगा, प्लस का। इस P को इधर से मैं इधर लेके आऊं तो इधर प्लस का है ना P, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो क्या समीकरण बनेगी, पी नोट ए अक्स बी बराबर प्लस का हो गया ना, ये इधर आते ही, इधर क्या है, पी नोट ए तो पहले से ही है, और जैसे ही अपन P को इधर लाएंगे तो इधर प्लस का है, तो इधर आते ही कैसा हो जाएगा, माइनस का। हो गया। अपने को क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है। तो एक्स बी क्या होगा, एक्स बी बराबर पी नोट ए माइनस पी बटा, इधर एक्स बी के पी नोट ए गुणा में है ना, तो दूसरी साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या बन जाएगा पी नोट ए। ये समीकरण से अपन अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में अवाष्पशील विलेय की मोल भिन्न ज्ञात
कर सकते हैं। यहां पर एक बात और निकल जाती है, ये जो P नोट A माइनस P है, इसको अपन क्या बोलेंगे? वाष्प दाब अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब अवनमन। जो अपन ने पीछे की क्लासों में डिस्कस किया था, ये वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दें तो बने विलयन का वाष्प दाब हमेशा उस विलायक से कैसा कितना क्या होगा? कम मिलेगा, और इसे ही अपन क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। और अगर ये P नोट A माइनस P बटा P नोट A, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A क्या हो गया? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो इस समीकरण को वापस देखो, अक्ष B बराबर इस समीकरण को, कि इसमें अक्ष B इस पूरे के बराबर है क्या? पूरे के बराबर है ना। तो यहां से क्या बात निकल गई? अतः राउल्ट के नियमानुसार, अतः राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न, किसकी? अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न, अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न क्या है? अक्ष B किसके बराबर होगी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होगी, क्योंकि P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A को क्या बोलते हैं अपन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन हो तब तो उस विलयन का वाष्प दाब विलय के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक वाष्प दाब दोनों पर निर्भर करेगा। और अगर ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलय हो तो उसमें उस विलयन का जो टोटल वाष्प दाब है वो केवल और केवल उस विलयन में द्रव विलायक के आंशिक वाष्प दाब के समान होता है या द्रव विलायक के आंशिक दाब के ऊपर निर्भर करेगा। बस ये इतनी बात ध्यान में रखना। इतनी बात ध्यान में रखोगे तो अपने पूरी की पूरी क्या जाएगी? समीकरण बन जाएगी। तो ये अपना राउल्ट्स लॉ खत्म। आगे देखो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो अपन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद अपन 2 क्लासें लगाएंगे जिनमें अपन केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे। और उस न्यूमेरिकल में अपन विशेष तौर से ये ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे। देखो अगला टॉपिक अपन देखते हैं विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार। और विलयन के प्रकार में अपन 2 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे, जिनमें पहला क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। और दूसरा क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। विलयन के प्रकार में अपन 2 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक तो आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। ये दोनों विलयन हैं, ये भी अपने राउल्ट्स लॉ से संबंधित ही होंगे। किससे? राउल्ट्स लॉ से संबंधित होंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आदर्श विलयन की, किसकी बात करते हैं? आदर्श विलयन की।
तो आदर्श विलयन क्या होता है कि वो विलयन, वह विलयन जो किसी भी ताप और किसी भी सांद्रता की परास पर, किसी भी ताप और किसी भी सांद्रता की परास पर राउल्ट के नियम की पालना करता हो। क्या? राउल्ट के नियम की क्या करता हो? पालना करता हो। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। ऐसा विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता की परास पर राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो, वो तो क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। तो इसमें अपन सीधी सी एक नॉर्मल सी बात लिख सकते हैं आराम से कि जो राउल्ट के नियम की पालना करता हो वो कैसा है? आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम की पालना वो क्या है? आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम की पालना करने का मतलब क्या है? देखना, राउल्ट के नियम की पालना करने का मतलब यह है कि इस प्रकार के विलयन में विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? P0 A अक्स A के बराबर होगा। दूसरी चीज कि जो विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब, सॉरी ये किसका है? विलायक का आंशिक वाष्प दाब, और ये किसका लेंगे अपन? विलय का आंशिक वाष्प दाब। विलय का आंशिक वाष्प दाब है वो P0 B अक्स B के क्या हो? बराबर हो। राउल्ट के नियम की पालना करने का मतलब क्या है कि विलायक का आंशिक वाष्प दाब है वो P0 A अक्स A के बराबर हो, और विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P0 B अक्स B के बराबर हो। और उस टोटल विलयन का जो वाष्प दाब है, उस विलयन का जो टोटल वाष्प दाब है वो उसके विलायक के आंशिक वाष्प दाब प्लस उसके विलय के आंशिक दाब वाष्प दाब के बराबर हो। तो इसमें पहला अपन ने पॉइंट क्या पढ़ा आदर्श विलयन में कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करता हो क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। और राउल्ट के नियम की पालना करने का मतलब उसमें पहला पॉइंट कि इसके लिए PA हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? P0 A अक्स A के, और PB है वो P0 B अक्स B के बराबर होना चाहिए, और P है वो हमेशा PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपन विलयन बना रहे हैं तो उसमें विलायक डालेंगे, विलायक के अंदर क्या डालेंगे? विलय डालेंगे, और विलय डालने के बाद क्या बनेगा? विलयन। तो मान लो कि अपन ने 2 लीटर विलायक में, 2 लीटर विलायक में अपन ने क्या डाला? 1 लीटर विलय डाला। क्या डाला? 1 लीटर विलय। मतलब टोटल कितना हो गया? 3 लीटर होना चाहिए क्या? अगर कोई विलयन बनेगा वो कितने लीटर बनना चाहिए? 3 लीटर बनना चाहिए ना। और अगर 3 लीटर बन रहा है विलयन, क्या बन रहा है? 3 लीटर अगर विलयन बन रहा है, इसका मतलब ये विलयन कैसा होगा? आदर्श विलयन। दोबारा सुनो कि मान लो अपन ने कोई 2 लीटर विलायक लिया और उसमें अपन ने 1 लीटर विलय डाला और विलयन बनाया। तो 2 लीटर विलायक में 1 लीटर विलय डाल रहे हैं, इसका मतलब विलयन जो बनेगा वो कितने लीटर बनना चाहिए? 3 लीटर। अगर वो 3 लीटर बन रहा है तो इसका मतलब जो बना विलयन कैसा है? आदर्श। मतलब विलय विलायक के आयतन का योग और विलयन का आयतन, इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब डेल्टा V, इसको आयतन में अंतर से लिखते हैं ना, डेल्टा V। डेल्टा V मिक्स हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। समझ में आई बात? आगे देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि जब अपन विलायक में विलय डाल रहे हैं और विलयन बना रहे हैं, उस टाइम ना तो ऊर्जा अवशोषित होनी चाहिए और ना ही ऊर्जा निकलनी चाहिए। दोबारा सुनो कि अपन विलायक में विलय डाल रहे हैं और विलयन बना रहे हैं, इस दौरान ना तो ऊर्जा अवशोषित होनी चाहिए और ना ही ऊर्जा
निष्कासित होनी चाहिए। इसका मतलब अब जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, आदर्श विलयन। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन मतलब ऊर्जा में परिवर्तन ही है, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि अपन विलायक ले रहे हैं ए और विलय क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं ना। तो विलायक ए के अंदर विलायक के अणुओं के बीच में जो बंध होगा उसको मैं ए बंध ऐसे दर्शा सकता हूं, और विलय के अणुओं के बीच में जो बंध होगा उसको मैं बी ऐसे दर्शा सकता हूं। और इन दोनों को, विलय और विलायक को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या बना, विलयन। तो ए और बी आपस में जुड़ गए ना, तभी तो विलयन बना। तो इसको मैं ए बी ऐसा बंध दर्शा सकता हूं ना, क्योंकि पहले ये विलायक अलग है, विलय अलग है। तो विलायक में केवल ए बंध मिलेंगे और विलय में बी बंध मिलेंगे। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो ए और बी के बीच में कोई तो बॉन्डिंग होगी ना, तो उसको अपन किससे दर्शाएंगे, ए बी से। तो अब राउल्स क्या कहना चाहता है इस संबंध में, देखना कि अगर जो विलायक में विलय को मिलाने के बाद जो विलयन बना, उसका जो ए बी बंध है, उसकी सामर्थ्य अगर ए बंध और बी बंध के समान है, उसकी सामर्थ्य अगर ए बंध और बी बंध के समान है, तो वो विलयन कैसा बना, आदर्श विलयन। क्या कहा इसको देखिए राउल्स ने, कि अगर विलयन में जो ए बी बंध बना है, उस बंध की सामर्थ्य मतलब कैपेसिटी विलायक के बीच में, अणुओं के बीच में जो बंध था और विलय के अणुओं के बीच में जो बंध था, उनकी कैपेसिटी के समान है। तो इसका मतलब जो विलयन बना वो कैसा बना, आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आदर्श विलयन। तो चौथी बात क्या थी कि ए बी बंध की सामर्थ्य ए बंध और बी बंध के समान हो, बंध के क्या हो, समान हो, तो वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन में क्या था कि ऐसा विलयन जो राउल्स के नियम की पालना करता हो, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। चाहे कोई सांद्रता दी गई हो, चाहे कोई ताप हो, हर ताप और हर सांद्रता परस्पर अगर कोई विलयन राउल्स के नियम की पालना करता है, इसका मतलब वो कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन। और राउल्ट के नियम की पालना करना मतलब किन किन बातों की पालना कर रहा है, पहली कि उसका विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो इसके बराबर होना चाहिए, उसके विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P0 BX के बराबर होना चाहिए, और बना विलयन है उसका जो टोटल वाष्प दाब है वो विलय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होना चाहिए। आगे उसने दूसरा पॉइंट किया है कि जो बना विलयन है उसका जो आयतन है वो हमेशा विलय और विलायक के आयतन के योग के क्या होना चाहिए, बराबर, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वो अपने समझाई दिया था वहां। तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्स हमेशा क्या रहना चाहिए, 0, मतलब आयतन में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, 0। उसके बाद अपन ने क्या देखा, तीसरा, कि अगर विलायक में अपन विलय डाल रहे हैं और विलयन बना रहे हैं, इस दौरान ना तो ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए और ना ही ऊर्जा का निष्कासन होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच मिक्स 0। और चौथा पॉइंट क्या है कि विलयन के अंदर जो ए बी बंध है उसकी सामर्थ्य हमेशा विलय के अणुओं के बंध की सामर्थ्य और विलायक के अणुओं के बंध की सामर्थ्य के समान ही होनी चाहिए। यह था आदर्श विलयन। अब देखो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आदर्श विलयन के एग्जाम्पल, ये हमेशा याद रखना। और बोर्ड एग्जाम क्या सब एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, देखना, ये सोच लेना कि आदर्श विलयन है, इसका मतलब इसके एग्जाम्पल में हमेशा सेम से होंगे। कैसे, पहला है एन हेक्सेन प्लस
एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। मतलब अगर एन हेक्सेन में अगर अपन एन हेप्टेन मिलाकर कोई विलियन बना रहे हैं तो वो कैसा बनेगा? हमेशा आदर्श विलियन। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि 1 क्लोरो ब्यूटेन में यदि अपन 1 ब्रोमो ब्यूटेन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो वो कैसा बनेगा? आदर्श विलियन। तीसरा क्या है? यदि मैं मेथेनॉल में अगर एथेनॉल डाल रहे हैं तो वो कैसा बनेगा? हमेशा आदर्श विलियन। उसके अलावा अगर अपन बेंजीन में, किसमें? बेंजीन में अगर अपन टोलुइन डाल रहे हैं तो जो विलियन बनेगा वो भी कैसा बनेगा? आदर्श विलियन। और लास्ट में अगर अपन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में SiCl4 डाल रहे हैं तो भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। ये है एग्जांपल पहला, एन हेक्सेन में अगर एन हेप्टेन मिलाएं, दूसरा 1 क्लोरोब्यूटेन में 1 ब्रोमोब्यूटेन मिलाएं, तीसरा मेथेनॉल में एथेनॉल मिलाएं, चौथा बेंजीन में टोलुइन मिलाएं और पांचवा CCl4 में SiCl4 मिलाएं, तो जो विलियन बनेंगे वो कैसे होंगे? आदर्श विलियन। ये था अपना आदर्श विलियन। दूसरा देखो, अनादर्श विलियन। दूसरा क्या है? अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन अगर अपन ने आदर्श विलियन अगर ढंग से पढ़ लिया तो अनादर्श विलियन में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। कैसे? आदर्श विलियन क्या था? जो राउल के नियम की पालना करता हो। और अनादर्श विलियन क्या होगा? जो राउल के नियम की पालना नहीं करता हो। वो क्या होगा? जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता हो, वो क्या कहलाएगा? अपना अनादर्श विलियन। राउल के नियम की पालना नहीं करता हो मतलब इसका कि उसमें कभी भी विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P0AX के बराबर नहीं होगा, और ना ही PB मतलब विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P0BX के बराबर होगा, और ना ही उस विलयन का टोटल जो वाष्प दाब है वो उसके विलायक के वाष्प दाब और विलय के वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज, डेल्टा वी मिक्स। आदर्श विलयन में क्या था? डेल्टा वी मिक्स 0 के बराबर था ना, लेकिन इसमें कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तीसरी चीज, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? डेल्टा एच मिक्स 0 के बराबर था क्या? कभी भी 0 के बराबर नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट क्या था कि विलयन का जो AB बंध की जो सामर्थ्य है वो कभी भी विलायक की बंध सामर्थ्य और विलय की बंध सामर्थ्य के बराबर नहीं होगी। तो जो आदर्श विलयन अगर अपने ढंग से पढ़ लिया तो अनादर्श विलयन तो छोटी सी बात है कि अनादर्श विलयन वो होता है जो राउल के नियम की पालना नहीं करता। राउल के नियम की पालना नहीं करता, इससे क्या मतलब है कि उसका PA का मान कभी भी P0AX के बराबर नहीं होगा, उसके PB का मान P0BXB के बराबर नहीं होगा, और उसके विलयन का टोटल वाष्प दाब है वो कभी भी PA प्लस PB के बराबर नहीं होगा। उसका डेल्टा V मिक्स कभी भी 0 नहीं होगा, उसका डेल्टा H मिक्स कभी भी 0 नहीं होगा, और उस विलयन का जो AB बंध है उसकी सामर्थ्य कभी भी विलायक के अणुओं के बीच की बंध सामर्थ्य और विलय के अणुओं के बीच की बंध सामर्थ्य के बराबर
नहीं होगी। तो ये था अपना अनादर्श विलयन। और अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन के प्रकार में अपन 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहला तो आएगा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और दूसरा क्या आएगा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। कल की क्लास में अपन ये देखें। धन्यवाद।